नमस्कार मेरे युवा साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएम पीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रशांत महासागर की धाराओं की बात की थी, जिसमें हमने देखा था उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं, जिसमें हमने ठंडी और गर्म महासागरीय धाराओं को देखा था। इसके बाद हम आज शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में, यानी कि आंध्र महासागर की धाराएं। चलिए शुरू करते हैं इसे आज का लेक्चर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन कौन सी हैं। जैसे हमने प्रशांत महासागर में उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं और दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं को देखा था, उसी प्रकार अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं को देखेंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर विषुवत रेखीय धारा, एंटलीज की धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, नॉर्वे की धारा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग ये देखते चलिए कि कौन सी धारा गर्म है और कौन सी ठंडी है, ये क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिणी अटलांटिक में बात करें तो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, विपरीत विषुवत रेखीय धारा, ब्राज़ील धारा, गिनी तट धारा, फॉकलैंड धारा। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ उत्तरी अटलांटिक महासागर में कैरेबियन धारा, इरमिंजर की धारा, इरनिंगर नहीं होगा सर दोस्तों, यहाँ पे इरमिंजर होगा। ठीक है, और फॉकलैंड धारा, बैंगलोर धारा, ये ठंडी धाराएं हैं। पश्चिमी पवन प्रवाह या दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये भी एक प्रकार की ठंडी धारा है। ठीक है दोस्तों, इससे हम मैप में भी देख सकते हैं। यह अटलांटिक महासागर की धाराओं का मैप दिखाया गया है यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हैं। ये आपकी उत्तर विषुवत रेखीय धारा है, ठीक है, जो आगे जा कर के फ्लोरिडा धारा और एंटलीज धारा में परिवर्तित होती है। फिर इसके बाद वो गल्फ स्ट्रीम धारा बनती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की कई शाखाएं हो जाती हैं, जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, वही आगे जाके नॉर्वे की धारा बनती है। ठीक है, और जो शाखा दक्षिण की ओर मुड़ती है, ये कनारी की धारा बन जाती है, और फाइनली आकर के विषुवत रेखीय धारा में ही आकर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद एक धारा उत्तरी ध्रुव से आती है, जिसे हम लेब्राडोर धारा कहते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन आपकी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा जो आगे जाकर दो भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, इसे हम देखेंगे। फिर इसके बाद जो दक्षिणी शाखा है वो ब्राज़ील धारा बनती है। ठीक है, और ब्राज़ील धारा पूर्व की ओर मुड़ती है जब, तो दक्षिण अटलांटिक धारा बनती है। फिर वही जाकर उत्तर की ओर जब मुड़ जाती है तो बैंगलोर की धारा बन जाती है, और अंत में फिर वही दक्षिण विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है। और उत्तर विषुवत रेखीय धारा और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा के मध्य में जो धारा पूर्व से पश्चिम दिशा चलती है, पश्चिम से पूर्व दिशा जो चलती है, उसे हम विपरीत विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें आप आगे देखेंगे तो एक धारा दक्षिण से उत्तर दिशा में चल रही, इसे हम फॉकलैंड धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आप लास्ट में देख रहे हैं पवन अपवाह, यानी कि पश्चिमी पवन अपवाह, जो कि पछुआ हवाओं के प्रभाव से चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं प्रकार की धाराओं को हम देखेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आप एक धारा की उत्पत्ति स्थान, जैसे मान लीजिए ये उत्पत्ति स्थान है, इसे पकड़कर आगे अगर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो आपको सारी धाराएं क्लियर होती चली जाती हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यही धाराएं कहीं दो भागों में डिवाइड हो रही हैं, कहीं आगे बढ़ के इनकी दिशा परिवर्तित हो गई तो दूसरी धारा हो गई, फिर दिशा परिवर्तन हुआ तो दूसरी धारा बन गई, और अंततः लास्ट में मिल जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं आप, ये विषुवत रेखीय धारा है, उत्तर विषुवत रेखीय धारा है, जो आगे एंटलीज धारा में बदलती है, फिर फ्लोरिडा धारा में बदलती है, फिर गल्फ स्ट्रीम धारा में बदलती है, फिर कनारी की धारा में बदलती है, और अंततः विषुवत रेखीय उत्तर विषुवत रेखीय धारा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, और इनके कारण जो गोल चक्कर बनता है, उसे हम गायस कहते हैं, यह भी हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आगे इनमें कौन कौन सी धारा हैं। सबसे पहले है आपकी उत्तर विषुवत रेखीय धारा। ठीक है दोस्तों, इसे देख लेते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, उत्तर विषुवत रेखीय धारा 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विकसित होती है।
ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है ये भी हम देख लेते हैं। अफ्रीका के पश्चिमी तट से जहाँ पर कनारी की ठंडी धारा का जल इसे धकेलता है, ये धारा प्रारंभ होकर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। यह एक गर्म जल धारा है, ठीक है, जिसका जल खारा होता है। यह धारा 15 से 30 डिग्री अक्षांश के उत्तर में मध्य अटलांटिक कटक के पास पहुंचती है, ठीक है दोस्तों, कटक के पास पहुंचती है, जहां इसकी दिशा उत्तर की ओर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था जब हम देख रहे थे कि धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें जो महासागर की तली की आकृतियां हैं वो भी प्रभावित करती हैं। तो जो आपका कटक है, मध्य अटलांटिक कटक है, यह दिशा किस प्रकार कर देता है, उत्तर की ओर कर देता है, यानी इस प्रकार कर देता है, ठीक है। पहले ये ऐसे चलती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम चलती है, फिर इसकी दिशा उत्तर हो जाती है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण उत्तर हो जाती है, उसे पार करने के बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि पहले ये पूर्व से पश्चिम गई, फिर ये उत्तर की ओर मुड़ी, और फिर मध्य अटलांटिक को पार करने के बाद, कटक को पार करने के बाद ये पुनः दक्षिण हो जाती है। यह भी हमने देखा, डायग्राम में भी देखा। आगे है दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण इसका 2 शाखाओं में विभाजन हो जाता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो हमेशा एटलस को अपने पास रखें और उसमें देखते जाएं कि दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट कौन सा है, पश्चिमी तट कौन सा है, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो तट पर ये 2 शाखाओं में विभाजित होती है। पहली शाखा एंटलीज धारा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, तथा पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती है। यानी एंटलीज धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो पश्चिम द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती है। दूसरी शाखा कैरेबियन सागर में प्रविष्ट हो जाती है तथा युकाटन चैनल तक पहुंचती है, ठीक है। युकाटन चैनल की आप लोकेशन देख लेंगे कि कहाँ पर है। दूसरी धारा है आपकी दक्षिण विषुवरेखीय धारा, यानी साउथ इक्वेटोरियल करंट। यह धारा भी पश्चिमी अफ्रीका तथा पूर्वी दक्षिण अमेरिका तटों के मध्य 0 से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है। यानी कि उत्तर विषुवरेखीय धारा और दक्षिण विषुवरेखीय धारा दोनों पश्चिमी अफ्रीका तट से ही प्रारंभ होती हैं और जो दक्षिण अमेरिका के तटों तक प्रवाहित होती हैं, ठीक है। यह धारा उत्तर विषुवरेखीय धारा से अधिक स्थायी तथा प्रबल होती है, ठीक है। वास्तव में यह धारा बेगुला धारा का ही अग्रभाग होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्राज़ील तट के पास यह धारा 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे हमने देखा कि उत्तर विषुवरेखीय धारा 2 भागों में विभाजित हुई थी, ठीक है। तो दक्षिणी विषुवरेखीय धारा भी 2 भागों में डिवाइड होती है। वो कौन कौन सी धाराएं हैं? प्रथम शाखा उत्तर पश्चिम शाखा के रूप में उत्तर विषुवरेखीय धारा से ट्रिनाड के पास मिल जाती है, ठीक है। और जो दूसरी शाखा है आपकी वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा ब्राज़ील धारा को जन्म देती है। ये आपको याद रखना है, ब्राज़ील धारा को जन्म देती है। यह धारा भी व्यापारिक पवन से प्रेरित होकर पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होती है। ये आपको याद रखना है। कौन सी धारा? दक्षिण विषुवरेखीय धारा व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। इसके बाद आपकी अगली धारा है प्रति विषुवरेखीय धारा, यानी काउंटर इक्वेटोरियल करंट। प्रति विषुवरेखीय धारा भूमध्य रेखीय भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा कि जो आपकी उत्तर विषुवरेखीय धारा थी वो पूर्व से पश्चिम जा रही थी, दक्षिण विषुवरेखीय धारा थी वो भी पूर्व से पश्चिम जा रही थी, लेकिन जो आपकी प्रति विषुवरेखीय धारा है वो इन दोनों के बीच में किस प्रकार प्रवाहित होती है? पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होती है, ठीक है। पूर्व में गिनी तट तक इसका अस्तित्व रहता है। गिनी तट की आप लोकेशन देख लेंगे मैप में। इसे गिनी धारा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो आपकी प्रति विषुवरेखीय धारा है इसे गिनी धारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूर्वी गिनी तट पर इसका अस्तित्व रहता है,
ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों विषुवत-रेखीय धाराओं की तुलना में इसका तापमान अधिक होता है तथा घनत्व कम होता है। हमने देखा था कि तापमान और घनत्व में विपरीत संबंध होता है, यानी कि तापमान अधिक होगा तो घनत्व कम होगा और तापमान कम होगा तो घनत्व अधिक होगा। तो इसका क्या है, तापमान अधिक रहता है तो घनत्व कम रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 47 पश्चिमी देशांतर के पास स्थित अपेक्षाकृत ठंडे जल के ऊपर से चलने वाली हवाएं कोहरा उत्पन्न करती हैं। क्यों? क्योंकि जब गर्म जल और ठंडा जल मिलता है तो उससे कोहरा उत्पन्न होता है, क्योंकि तापीय प्रतिलोमन पैदा होता है। ठीक है, जिस कारण जलयानों का संचालन कठिन हो जाता है। जब कोहरा होगा तो संचालन कठिन होगा। अब आपको यहाँ याद रखना है कि जहाँ पर ठंडी और गर्म जल धाराएँ मिलती हैं वहाँ तापीय प्रतिलोमन पाया जाता है, वहाँ कोहरा उत्पन्न होता है जो जलयान के संचालन में कठिनाई उत्पन्न करता है। ठीक है, अगली धारा है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है आपकी, वो है गल्फ स्ट्रीम धारा या खाड़ी की धारा। इसे आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसे भी हम। यह धारा 20 उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर 70 उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, इसे आप एक एक चीज़ को लोकेशन में देखेंगे। ये प्रारंभ कहाँ से होती है? 20 उत्तरी अक्षांश से। कहाँ से? मैक्सिको की खाड़ी से प्रारंभ होती है। किस दिशा में आगे बढ़ती है? तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है। कहाँ तक जाती है? तो 70 उत्तरी अक्षांश तक जाती है, जो कि पश्चिम यूरोप के पश्चिमी तट होता है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसे खाड़ी की धारा भी कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस क्रम में 3 धाराओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जो गल्फ स्ट्रीम है आपकी वो एक धारा नहीं है, उसमें 3 धाराएं शामिल होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी धारा हैं। पहला है आपका फ्लोरिडा की धारा, जो कि फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से हैटरस अंतरीप तक जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद गल्फ स्ट्रीम धारा जो हैथरस अंतरीप से ग्रांड बैंक के बीच में प्रवाहित होती है। यानी आप इसे आराम से समझ सकते हैं कि जो फ्लोरिडा की धारा है जो 20 उत्तरी अक्षांश पर उत्पन्न हुई है वो कहाँ तक जा रही है? हैथरस तक जा रही है। ठीक है, जब यही धारा आगे बढ़ती है यानी कि हैथरस अंतरीप से ग्रांड बैंक तक जाती है तो गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। ठीक है, इसके बाद ये उत्तरी अटलांटिक धारा के रूप में जानी जाती है, यानी कि ग्रांड बैंक से पूर्व तथा पश्चिमी यूरोपियन तट तक प्रवाहित होती है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? उत्तरी अटलांटिक धारा कहलाती है। अब इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा धारा उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा यानी उत्तर विषुवत रेखीय धारा का ही उत्तरी विस्तृत भाग है, जो कि युकाटन चैनल से होकर मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है और वहां से फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से होकर 30 उत्तरी अक्षांश तक पहुंचती है यानी हैटरस अंतरीप तक पहुंचती है। इसके बाद है आपका, इस तरह फ्लोरिडा धारा में विषुवत रेखीय जल की प्रायः सभी विशेषताएं रहती हैं, यानी कि तापमान अधिक और घनत्व कम। इसके बाद है आपका गल्फ स्ट्रीम धारा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि गल्फ स्ट्रीम की खोज सर्वप्रथम पॉन्स, यहाँ पे पॉन्स होगा आपका पॉन्स डी लियोन द्वारा 1513 में की गई थी। ये फैक्ट आपसे पूछा जाता है, फैक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन है आपका कि खोज किसने की थी गल्फ स्ट्रीम की? तो पॉन्स डी लियोन ने की थी। कब? 1513 में। ठीक है, फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीस धारा का जल समाविष्ट कर हैटरस अंतरीप के आगे बढ़ती है तो यह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यानी फ्लोरिडा से हैटरस अंतरीप तक कौन सी धारा जाती है? तो फ्लोरिडा धारा जाती है, और उसके बाद जब आगे बढ़ती है तो इसे गल्फ स्ट्रीम धारा के नाम से जाना जाता है। और किसका जल लेकर जाती है? एंटलीज धारा का। आगे देखते हैं। यह एक चौड़ी तथा गर्म जल वाली धारा है। ठीक है, अपने दाहिनी ओर यह धारा सारगैसो सागर को अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, तो ये दाहिनी ओर ये धारा सारगैसो सागर तथा बाईं ओर ठंडी दीवार तट के पास अपेक्षाकृत ठंडी जलराशि से अलग ही रहती है। यहाँ आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ठंडी दीवार का संबंध किससे है? तो आपका गल्फ स्ट्रीम से है। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे एटलस में देखेंगे तो जो आपका अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है,
उत्तरी अमेरिका के पूर्व में जो जल रहता है वो ठंडा रहता है और जो गल्फ स्ट्रीम का जल रहता है वो गर्म रहता है। ठीक है, इसलिए ठंडी दीवार का जो निर्माण होता है वो गल्फ स्ट्रीम धारा में ही होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप अपने माइंड में रखेंगे इसे। आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के पास इस ठंडी जलराशि की मौजूदगी के विषय में बताया जाता है कि सेंट लॉरेंस की खाड़ी का ठंडा जल दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। गल्फ स्ट्रीम तटरेखा का अनुसरण करती हुई, यानी कि तटरेखा के समानांतर प्रवाहित होती हुई चलती है, परंतु 40 उत्तरी अक्षांश के पास इसकी दिशा में 40, आप ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे कि जो गल्फ स्ट्रीम धारा है उसकी दिशा पूर्व कब हो जाती है, तो 40 उत्तरी अक्षांश पर हो जाती है। ठीक है, और किसके कारण हो जाती है, पछुआ हवाओं के कारण होती है। पछुआ हवाओं तथा पृथ्वी के विक्षेप बल, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे विक्षेप बल कहते हैं, डिफ्लेक्टिव फोर्स कहते हैं, जिसका अध्ययन कोरियालिस महोदय ने किया था, इसलिए इसे कोरियालिस बल भी कहते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम में पूर्व की दिशा की ओर परिवर्तन किसने किया, पछुआ हवाओं ने और पृथ्वी के घूर्णन ने या विक्षेप बल ने। ठीक है, के कारण अचानक परिवर्तन होता है और एकदम पूर्व की ओर मुड़ जाती है। आगे चलकर इस धारा की कई शाखाएं हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम के इस भाग को गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा क्या है, जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम धारा कई भागों में विभाजित होती है। ठीक है, इसकी प्रमुख शाखा अब गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं। 40 उत्तरी अक्षांश, यही वही अक्षांश है जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम पूर्व की ओर मुड़ी थी, आप याद रखेंगे। 40 उत्तरी अक्षांश के पास लेब्राडोर की ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। ठीक है, लेब्राडोर की धारा एक ठंडी धारा है। इस तरह गर्म और ठंडी धाराओं के सम्मिलन के कारण उत्पन्न ताप व्यतिक्रमण, यानी कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के कारण न्यू फाउंडलैंड के पास, यानी कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर कहाँ पे मिलती हैं, न्यू फाउंडलैंड के पास, यानी न्यू फाउंडलैंड की लोकेशन कहाँ है, 40 उत्तरी अक्षांश के पास है। ठीक है, जब दोनों मिलेंगी ताप व्यतिक्रमण होगा तो घना कोहरा उत्पन्न होगा, जिससे जलयानों के संचलन में अवरोध होगा। ये हमने पहले भी देखा था, ये आपका कंसेप्ट तरीके से है एक प्रकार का आपका। इसके बाद है आपका उत्तरी अटलांटिक धारा। 45 उत्तरी अक्षांश तथा 45 पश्चिमी देशांतर के पास गल्फ स्ट्रीम कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें सम्मिलित रूप से उत्तरी अटलांटिक धारा या प्रवाह कहते हैं। ठीक है, किन अक्षांशों के पास, 45 उत्तरी अक्षांश तथा 45 पश्चिमी देशांतर के पास गल्फ स्ट्रीम कई शाखाओं में विभाजित होती है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी शाखाएं हैं। प्रथम, उत्तरी शाखा उत्तर पूर्व दिशा में अग्रसर होती है। ठीक है, जिसके पश्चिमी तरफ यानी पश्चिमी उत्तरी अक्षांश लेब्राडोर की ठंडी धारा का जल होता है। परिणाम स्वरूप ठंडे गर्म जलों के सम्मिश्रण के कारण उत्तरी अटलांटिक धारा में पर्याप्त अंतर आ जाता है, तापमान व लवणता घट जाती है। ठीक है, इसके होते हुए भी ये धारा अब भी एक गर्म धारा ही होती है, यानी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या है, तो एक गर्म धारा ही होती है ये आप याद रखेंगे। परंतु गति कम हो जाती है, यानी कि तापमान गिर जाता है, लवणता भी गिरती है, लेकिन गति कम हो जाती है। ठीक है, आगे चलकर ये उत्तरी शाखा कई शाखाओं में बढ़ जाती है, यानी कि जो गल्फ स्ट्रीम है वो 3 भागों में डिवाइड हुई। इसके बाद जो उत्तर पूर्वी शाखा थी वो भी कई भागों में विभाजित हो गई, कई शाखाओं बढ़ जाती है। ठीक है, एक शाखा नॉर्वे तट से होकर नॉर्वे सागर में चली जाती है। दूसरी शाखा इरमिंजर धारा के नाम से आइसलैंड के दक्षिण तक चली जाती है। ठीक है, आइसलैंड के दक्षिण तक चली जाती है। इसके बाद नंबर तीसरा है आपका, तीसरी शाखा ग्रीनलैंड के पूर्व तक जाती है, यानी कि जो आप देख रहे हैं इरमिंजर, मान लीजिए कि जो ग्रीनलैंड है आपका, इरमिंजर धारा केवल दक्षिण तक जा रही है ग्रीनलैंड के, लेकिन जो ग्रीनलैंड धारा है वो ग्रीनलैंड के पूर्व के यानी कि पूर्व तक जाती है, यानी आगे और बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी पूर्वी शाखा की अपेक्षा अधिक गर्म होती है तथा पूर्व दिशा में चलकर फ्रांस तथा स्पेन तट तक पहुंच जाती है। इसकी भी कई उपशाखाएं हो जाती हैं। ठीक है, इसे आप देख लीजिए।
एक शाखा रोम सागर में यानी कि भूमध्य सागर में प्रविष्ट हो जाती है। दूसरी शाखा रेनेल धारा के नाम से बिस्के की खाड़ी में तक जाती है। बिस्के की खाड़ी और की लोकेशन आप देखेंगे तो रेनेल धारा कहाँ चलती है, बिस्के की खाड़ी में, ठीक है, जो कि स्पेन तथा फ्रांस के उत्तरी तटों तक प्रवाहित होती है। आगे चलकर इसकी फिर कई उपशाखाएं हो जाती हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो आपकी गल्फ स्ट्रीम धारा थी वो आगे बढ़ी तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बना, फिर उससे कई धाराएं निकली जिसको अलग अलग भागों में अलग अलग नाम दिए गए, फिर उससे भी कई धाराएं निकली, ठीक है, यानी कि धाराओं की धाराएं होती गई अलग। जैसे आपकी गल्फ स्ट्रीम ये गई, इसकी धाराएं बटी, ठीक है, ये धारा आगे बढ़ी तो इसकी धाराएं बटी आगे, फिर ये धारा और आगे गई तो इसकी धाराएं और बढ़ गई, तो ये धाराएं बट रही हैं, ठीक है। तो इसे आप देख लेंगे अच्छे से, एक बार देखेंगे एटलस में तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। एक उपशाखा इंग्लिश चैनल में चली जाती है, इंग्लिश चैनल को आप देख लेंगे लोकेशन। दूसरी उपशाखा आयरलैंड के दक्षिण होकर उत्तरी अटलांटिक धारा से मिल जाती है, ठीक है। तीसरी प्रमुख शाखा स्पेन के पश्चिमी तट ओजोल्स से होकर, यानी कि ओजेल्स आपका द्वीप है, ये आपका जीआईसी में पूछा गया था, ओजोल्स द्वीप से आप लोकेशन देख लेंगे एक बार कहाँ पर है, होकर अफ्रीका तट तक पहुँचती है, जहाँ पर ये कनारी की ठंडी धारा से मिल जाती है। कनारी की धारा कैसी है, ठंडी धारा है। आगे देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम के कारण ही पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु का विकास हुआ है, ठीक है। कनारी धारा एक ठंडी धारा है जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मेडिरा से केप वर्डे के बीच प्रवाहित होती है। मेडिरा द्वीप और केप वर्डे द्वीप तथा ओजोस द्वीप की लोकेशन आप एक बार मैप में देख लीजिएगा अच्छे से कि कहाँ पर हैं ये। तो ये किन के मध्य कनारी की ठंडी धारा प्रवाहित होती है, तो मेडिरा से केप वर्डे के बीच, ठीक है, जो उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट है वहाँ पर प्रवाहित होती है। वास्तव में कनारी धारा 30 डिग्री यानी कि कनारी धारा उत्तरी, यहाँ पे उत्तीर्ण नहीं है, ये उत्तरी है, उत्तरी अटलांटिक धारा का ही बड़ा हुआ दक्षिणी भाग है, ठीक है, जो स्पेन तट से मुड़कर दक्षिण की ओर कनारी द्वीप से होकर उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे अग्रसर होती है, ठीक है। यह धारा विषुवत-रेखीय धारा से मिल जाती है, ये हमने डायग्राम में भी देखा था। इस धारा की उत्पत्ति में व्यापारिक पवनों का हाथ बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपकी लेब्राडोर की धारा। यह एक पहली बात तो ठंडी धारा है, ठीक है, जो कि बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से होकर न्यू फाउंडलैंड तट से होती हुई ग्रांड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद 50 पश्चिमी देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। इसे आप देख लेंगे, ये धाराएं बहुत पूछी जाती हैं एग्जामों में। लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम के सम्मिलन के कारण न्यू फाउंडलैंड के पास घना कोहरा उत्पन्न होता है, जो कि सागरीय यातायात में बाधा उत्पन्न करता है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं ब्राज़ील धारा। ये जो हमने अभी तक जो धाराओं की बात की, ये उत्तर विषुवत-रेखीय धाराएं थी। अब यानी कि उत्तरी विषुवत-रेखीय धाराओं के ही कई भाग थे। अब हम देखते हैं ब्राज़ील धारा, जो दक्षिण विषुवत-रेखीय धाराओं के विकास से इनका जन्म हुआ है, ठीक है। ब्राज़ील धारा उच्च तापमान तथा उच्च लवणता वाली गर्म धारा है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर तापमान अधिक होगा तो घनत्व कम होगा, अगर घनत्व कम होगा तो लवणता अधिक होगी ही होगी, ठीक है। इसका या कह सकते हैं कि तापमान जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लवणता अधिक होगी। इसका आविर्भाव दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा के सन रॉक के पास ब्राज़ील तट से टकराकर द्विशाखन यानी कि दो भागों में बंटने के कारण होता है। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर उत्तर विषुवत-रेखीय धारा मिल जाती है, तो जबकि दक्षिणी शाखा ब्राज़ील धारा के नाम से दक्षिण अमेरिका के समानांतर 40 दक्षिणी अक्षांश तक प्रवाहित होती है। कहाँ तक? 40 दक्षिणी अक्षांश तक प्रवाहित होती है। इसके बाद पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप विक्षेप बल यानी डिफ्लेक्टिव फोर्स के कारण पछुआ हवा से प्रभावित होकर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। जैसा हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखा था उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को, सेम कंडीशन वैसे ही यहाँ पर भी पाई जाती है, ठीक है। जो पछुआ हवा और
पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यहीं पर दक्षिण से आने वाली फाकलैंड ठंडी धारा ब्राज़ील से मिलती है। यानी कि फाकलैंड की धारा कैसी है? ठंडी धारा है। देख लेते हैं फाकलैंड धारा। अंटार्कटिक सागर का ठंडा जल फाकलैंड धारा के रूप में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेंटीना तक प्रवाहित होता है। अंटार्कटिक मतलब दो ध्रुव हैं पृथ्वी पर आपके, जो उत्तरी ध्रुव है वो आर्कटिक है, जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिक है। ठीक है। इसके बाद है आपका दक्षिणी अटलांटिक धारा। ठीक है। जो ब्राज़ील धारा है आपकी, वो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण विक्षेप बल द्वारा जो पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है, तो स्थल के अभाव में पछुआ हवाओं द्वारा प्रेरित होकर तीव्र गति से प्रवाहित होती है। इसे दक्षिण अटलांटिक प्रवाह या पछुआ पवन प्रवाह या अंटार्कटिका प्रवाह कहते हैं। यानी इसके कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए इसके। ठीक है। आगे देखते हैं। जो आपका पछुआ पवन प्रवाह है वह एक ठंडा जल धारा है, ठंडी जल धारा है। ठीक है। इसके बाद है आपका बेंगुला धारा। यह एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है। यानी कि उत्तर दिशा में, जैसे आपका ये अफ्रीका है तो अफ्रीका के पश्चिमी तट मान इधर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। दक्षिण अटलांटिक धारा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से टकराने के बाद उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जो आगे चलकर यह धारा दक्षिण विषुवरेखीय धारा से विलीन हो जाती है। इस प्रकार एक चक्र आपका पूरा हो जाता है। ठीक है। अगर इन धाराओं को हम फिर से एक बार डायग्राम पर देखने की कोशिश करें तो हम जान पाएंगे इनका धाराओं की दिशा। देखिए ये धाराएं हैं आपकी। जैसे अभी हमने दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात की, ये आपकी दक्षिण विषुवरेखीय धारा थी जो सनराग से टकराने के बाद ब्राज़ील धारा में परिवर्तित हुई थी। इसके बाद पृथ्वी के परिभ्रमण और पछुआ पवन प्रवाह से ये दक्षिणी अटलांटिक धारा बनी थी, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग से टकराने के बाद, यानी कि दक्षिणी भाग से टकराने के बाद ये उत्तर की ओर मुड़ गई थी, जो बेंगुला धारा बनी थी। अंटार्कटिक सागर से आने वाली धारा फाकलैंड धारा थी, जो ब्राज़ील धारा से मिली थी आकर के। ठीक है। इसी साथ पश्चिमी पवन प्रवाह था आपका, जो पछुआ हवाओं के प्रवाह से चल रहा था। तो एक बार अगर आप अच्छे से इस धाराओं के क्रम को समझ जाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे ये। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सारगैसो सागर को, कि सारगैसो सागर क्या है। चलिए देखते हैं इसे। सारगैसो शी। ठीक है। इसे हम देख लेते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि सारगैसो सागर किस महासागर में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा अटलांटिक महासागर में, और वो भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ठीक है। इसे देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर विषुवरेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा व कनारी धारा द्वारा एक प्रति चक्रवातीय प्रवाह क्रम पाया जाता है। प्रति चक्रवातीय क्रम पाया जाता है। ठीक है। इस चक्र के अंतर्गत शांत एवं गतिहीन जल पाया जाता है, जिसमें सारगैसम घास फैली रहती है। इस भाग को सारगैसो सागर कहते हैं। ठीक है। कहाँ पे चलती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और कौन कौन सी धाराएं के बनने से बनता है ये? तो उत्तर विषुवरेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम और कनारी धारा। ठीक है। और ये एक प्रति चक्रवातीय प्रवाह क्रम होता है। ये शांत और गतिहीन जल होता है। सारगैसम घास पाई जाती है, इसी को हम सारगैसो सागर कहते हैं। ठीक है। सारगैसो एक पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाल की भाषा के सारगैसम शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है सागरीय घास। अभी हम आगे देखेंगे एक डायग्राम में कि सारगैसो घास क्या है। ठीक है। अब सारगैसो का विस्तार देख लेते हैं हम। सारगैसो का विस्तार सागरीय घास के विस्तार तथा धाराओं के आधार पर निश्चित किया जाता है। ठीक है। तो एक विद्वान हुए हैं मार्मर। ठीक है। मार्मर के अनुसार सारगैसो का विस्तार 20 से 40 उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 पश्चिमी देशांतरों के मध्य में पाया जाता है। ये आप याद रखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ है? 20 उत्तर से 40 उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 पश्चिमी देशांतरों के मध्य में पाया जाता है।
अब क्षार गैसों की उत्पत्ति को देख लेते हैं कि इसके कारक कौन से हैं जो क्षार गैसों सागर की उत्पत्ति को जन्म देते हैं। पहला है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं की चक्राकार गति के कारण चक्र के बीच में स्थित जल का संपर्क महासागरों के शेष जल से नहीं हो पाता, ठीक है, तथा जल शांत व गतिहीन हो जाता है। यानी कि जो महासागरीय धाराएं हैं वो चक्र में चलती हैं, तो इनके जो मध्य का जल है वो फिर अन्य महासागरीय भाग जल से नहीं हो पाता, जो शांत और गतिहीन हो जाता है, ठीक है। क्षार गैसों मंडल पछुआ तथा व्यापारिक हवाओं के अवांतर मंडल यानी कि संक्रमण मंडल ट्रांजिशनल जोन के मध्य स्थित है, जहां पर प्रति चक्रवातीय पवन संचार के कारण क्षीण हवाएं यानी कि जो मंद गति से चलती हैं, क्षीण हवाएं मंद गति से चलती हैं, जिस कारण इस जल का अन्य जल के साथ मिश्रण नहीं हो पाता। उत्तरी अटलांटिक महासागर का उन्हीं अक्षांशों में अन्य महासागरों की अपेक्षा कम विस्तृत व संकरा भाग पाया जाता है। यानी कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है जहाँ पर क्षार गैसों सागर पाया जाता है वो वहाँ पर कैसा है, कम विस्तृत है और संकरा अधिक है, ठीक है। ये भी एक कारण है उसकी उत्पत्ति का। चौथा कारण है उत्तर विषुवतरेखी एवं गल्फ स्ट्रीम की तीव्र गति के कारण बीच का जल शांत पड़ जाता है। यानी कि उत्तर विषुवतरेखी धारा भी तीव्र गति से प्रवाहित होती है, गल्फ स्ट्रीम भी तीव्र गति से प्रवाहित होती है, जो मध्य का जल है वो शांत पड़ जाता है, जिससे क्षार गैसों सागर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि क्षार गैसम घास पाई जाती है। क्षार गैसों की विशेषताएं देख लेते हैं हम। क्षार गैसों सागर के जल में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक लवणता उत्तरी अटलांटिक महासागर में कहाँ पर है, यानी कि पूरे अटलांटिक महासागर में कहाँ पर है, तो वो क्षार गैसों सागर में है। और कितनी है, 37 ग्राम प्रति हज़ार, ठीक है। ग्राम प्रति हज़ार का हमने चिन्ह बनाया था, कुछ इस प्रकार होता है ग्राम प्रति हज़ार का चिन्ह, ठीक है। यानी कि लवणता को इसी इकाई में मापते हैं। इसका प्रमुख कारण है उच्च तापमान, यानी कि लवणता अधिक पाई जाती है, तो क्यों, क्योंकि उच्च तापमान है, तो जाहिर सी बात है कि अत्यधिक वाष्पीकरण होगा तो लवणता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। क्षार गैसों सागर के जल का शेष जल से मिश्रण ना हो पाना भी लवणता को बढ़ा देता है। यानी 3 कारण हैं जो क्षार गैसों सागर की लवणता को बढ़ाते हैं: उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा अत्यधिक वाष्पीकरण और शेष जल से मिश्रण ना हो पाना लवणता को बढ़ाता है, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप क्षार गैसों सागर की स्थिति को दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ से आपकी भूमध्य रेखा जाती है, उत्तर का भाग आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो क्षार गैसों सागर की उपस्थिति कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। यह आप धाराओं को देख रहे हैं, चक्राकार मार्ग में प्रवाहित हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आपकी उत्तर विषुवतरेखी धारा है, फिर ये गल्फ स्ट्रीम धारा है और फिर ये कनारी की धारा है, ठीक है। तो मध्य का जल जो होता है वो गतिहीन और शांत हो जाता है, तापमान अधिक होता है, वाष्पीकरण भी अधिक होता है, जिससे लवणता यहाँ पर अधिक पाई जाती है, ठीक है। यानी कि पूरे अटलांटिक महासागर में की सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ है, तो इसी क्षार गैसों सागर पर है, ठीक है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। अफ्रीका का ये आपका पश्चिमी तट है, यहीं पर आपकी कनारी की धारा, एजोल्स द्वीप, केप वर्डे द्वीप, मेडेरा द्वीप, कनारी द्वीप आदि पाए जाते हैं। तो इनकी लोकेशन आप देख लेंगे एक बार एटलस में अच्छे से और उन्हें हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद और देख लेते हैं आगे विशेषता। इसकी औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। इसमें जड़ विहीन सागरीय घासें बहुतायत में मिलती हैं, जिनके कारण सागरीय यातायात में बाधा उपस्थित होती है, ठीक है। एक डायग्राम में और क्षार गैसों सागर की लोकेशन को दिखाया गया है। ये आपकी उत्तरी विषुवतरेखी धारा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। ये आपकी आगे जाने के बाद एंटलीज धारा है, यही धारा आपकी गल्फ स्ट्रीम धारा में बदल जाती है। फिर इसके बाद ये ओजोस करंट है, ठीक है, और ये आपकी कनारी धारा है। जो इनके मध्य में जो सागर है वो कौन सा है, क्षार गैसों सागर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्षार गैसम सागर की उपस्थिति अधिक पाई जाती है, ठीक है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसका जल अन्य सागरों से नहीं मिल पाता है, तो इसे आप अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद इस डायग्राम में हमने क्षार गैसों सागर घास को दिखाया है। ये होती है आपकी क्षार गैसों घास, कुछ इसी प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में, जिसमें हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं को देखा, दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं को देखा, जिसमें हमने गर्म और ठंडी जल धाराओं को देखा। ठीक है, तो एक बार अच्छे से आप इसे समझ कर पढ़ेंगे और एक धारा की उत्पत्ति स्थान से लेकर के लास्ट पॉइंट तक आएंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे उत्तर विषुवरेखीय धारा को अफ्रीका के पश्चिमी तट यानी गिनी तट से पकड़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब जाएंगे तो देखेंगे आप कि ये फिर से पूरा चक्र मिलता है आपका। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिण विषुवरेखीय धारा को पकड़ेंगे तो एक चक्र पूरा होता है। तो इस प्रकार जब देखेंगे तो आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।